हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दोस्तों, मेंसुरेशन चैप्टर समाप्त हो गया है। मेंसुरेशन में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व लेखपाल में काफी सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, और सबसे खास बात यह है मेंसुरेशन पढ़ने की, मेंसुरेशन बहुत सरल चैप्टर है। और इससे सरल जो है मैथ में कोई चैप्टर नहीं होता है। इसमें फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और फार्मूले में बहुत छोटे छोटे हैं। आप याद भी कर सकते हैं, एक दो बार उसको ड्राइव कर लीजिए तो आपको फार्मूले याद हो जाते हैं। और फार्मूले में भी जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई लंबा है या कंफ्यूजन वाला हुई हो, बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले हैं। तो उस अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री जो है ये रूमर मतलब फैलाया जाता है बच्चों में कि ये थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन हम जो है आपको ऐसे पढ़ाएंगे ये आपको एकदम सिंपल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री का इतिहास जो है बहुत पुराना है। भारत में भी देख लिया जाए, भारत हो गया, मिस्र हो गया, यूनान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, यहाँ पे मतलब पहले से ही ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता था। भारत में भी इसका प्रयोग जो है मिलता है। आप अगर अथर्ववेद उठाकर देखेंगे, अथर्ववेद जो है कर्मकांडी वेद कहलाता है। उसमें जो मतलब यज्ञ करते थे, उसका जो कुंड बनाया जाता था वो त्रिभुजाकार बनाया जाता, त्रिभुजाकार बनाया जाता, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुजाकार बनाया जाता था। कई प्रकार से बनाया जाता, 8-9 टाइप से उसमें बनाया जाता था। तो इसका मतलब ये जो है, अगर मतलब अगर वैज्ञानिक ढंग से इसका ज्ञान भारतीयों को अगर नहीं था, तो व्यवहारिक ढंग से इसका ज्ञान था। व्यवहारिक ढंग से इसका ज्ञान था। अगर हम बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा एक जो है बहुत बहुत ही उत्कृष्ट जो है सभ्यता मानी जाती है विश्व की। तो हड़प्पा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। हड़प्पा में जो नगर बसाए गए थे, वो नगर इस टाइप से बसाए गए थे। ध्यान देखिए, इस नगर को जो है 4 भागों में बांटा गया था। नगर को इस टाइप से 4 भागों में बांटा गया था। इधर भी नगर बसे थे, इधर भी बसे थे, इधर भी बसे थे, इधर भी बसे थे। यहाँ पे ये मेन रोड होती थी, यहाँ पे ये जो है मेन रोड होती थी। और इधर भी यहाँ पे इसके बगल जो है बस्तियां बसी थी, इसके बगल बस्तियां बसी थी। और जो दरवाजे थे उस यहाँ पे गली बनाई जाती थी। जैसे यहाँ पे बस्तियां बस गई, तो यहाँ पे देखिए ये बस्तियां इसमें बस गई, तो पीछे की तरफ यहाँ पे एक गली थी। गली में भी चौड़ी रोड होती थी। यहाँ पे दोनों तरफ ये बस्तियां बसती थी, और यहाँ पे गली में चौड़ी रोड होती थी, और दरवाजा इस तरफ से खुलता था, ताकि जो है इस पे रोड पे मेन रोड पे भीड़ ना हो। और जो है नालियां वहां की अगर आप देखेंगे तो उसमें पक्की नालियां मिलती थी, और उसका जो है ढकी हुई नालियां हैं। आज भारत में अगर आज की बात करें तो भारत में ऐसे नाले तो बह रहे हैं। शहर में भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो खुले जो है नाले बह रहे हैं। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा विकास हो गया था। आज से 2,500-3,000 साल पहले की बात की जा रही है। तो देखिए, भारतीयों को जो है इसका ज्ञान तो था, भले वैज्ञानिक रूप से उसका जो है वो ना हुआ हो, लेकिन ज्ञान तो था। इस मिस्र में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे भारत का अगर हड़प्पा सभ्यता उठा के देखेंगे तो यहाँ मापने ओपने के भी जो है मिले थे। हल हल का जो है खेत जोतते थे। यहाँ तक कि ईंट जो मिली थी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से, जो ईंट मिली थी 4:2:1 की अनुपात में जो है ईंट मिली थी। और जो है भट्ठों में पकाई गई ईंट मिली थी, ऐसा नहीं कि कच्ची ईंट हो। उस समय देखिए इतना ज्यादा विकास हो गया था। आज जैसे उस समय हड़प्पा में जैसे नगर बसे हुए थे, वहां पे देखिए उसमें हर जो है जो बनाया गया था नगर, उसमें शौचालय भी मिले थे। उसमें जो है स्विमिंग, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी मिला था। आप जो है पढ़े होंगे, स्विमिंग पूल भी मिला था। और उसमें जो है 4 तरफ से उतरने के लिए उसमें सीढ़ियां भी बनी थी। तो बताइए, इतना ज्यादा विकास हो गया कि आज आधुनिक युग में उतना विकास भारत में अभी नहीं हो पाया। बहुत सारे मतलब जो विकासशील देश हैं, उतना जितना हड़प्पा में उस समय विकास हो गया था, उतना आज विकास नहीं हो पाया। हड़प्पा जो है विश्वतम की एक उत्कृष्ट जो है सभ्यता मानी जाती है।
इसका प्रयोग जो है, देखिए इसका प्रयोग तो बहुत सारे देशों में हो रहा था। जैसे नील नदी के किनारे भी जो है पहले जब बाढ़ आती थी तो यहाँ पे जो बस्तियां बसी थी नील नदी के किनारे, वो क्या होता डूब जाता था। फिर क्या किया कि भाई निशान लगाए कि यहाँ से इधर अब जो है यहाँ से ये नदी हो गई तो इतना नहीं बनाना है, इसके इधर बनाना है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती थी। फिर इधर इसके यहाँ तक नहीं बनाना है, इधर बनाना है क्योंकि इधर भी बाढ़ आती थी। तो यहाँ पे मतलब ये मापने का भी वहां पे सिस्टम था। फिर पता चला अगले साल ज्यादा बाढ़ आ गई, यहाँ तक आ गई तो यहाँ पे चिन्ह लगा देते थे, कहते थे आप भाई इधर इधर बसो इसके। तो इस टाइप से जो है ज्ञान तो जो है व्यवहारिक रूप से यूज हो रहा था। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से बात की जाए तो एक जो है मिस्र के वैज्ञानिक थे, नहीं यूनान के वैज्ञानिक, यूनान के एक टीचर थे थेल्स, उनका एक योग जो है शिष्य बहुत योग्य था, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो है थेल्स के शिष्य रहे। उन्होंने क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज की अगर भुजाओं की बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं उसमें तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो जो है उन्होंने भी उनके बुक में भी जो इसका इसका जो है वर्णन मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो संगठित अगर वैज्ञानिक ढंग से बात की जाए, व्यवस्थित ढंग से बात की जाए, तो यूक्लियस की बात आती है, यूक्लिड की बात आती थी। यूक्लिड जो है मिस्र के ये जो है गणितज्ञ थे। यूक्लिड जो है एक मिस्र के गणितज्ञ थे, वो टीचर भी थे। तो उन्होंने व्यवस्थित ढंग से, उनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट, उसमें जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से जो है इसके बारे में लिखा है। उसमें 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में जो है पूरा ये ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें जो है लिखी है। इसीलिए यूक्लिड को ये ज्योमेट्री का जो है पिता भी माना जाता है, यूक्लिड को ज्योमेट्री का पिता भी माना जाता है। देखिए इसके पहले यूनान के लोग जो थे, यूनान के लोग क्या करते थे, जैसे सभी व्यवहारिक रूप से यूज हो रहा था लेकिन वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा था, तो यूनानी लोग जो बहुत वैज्ञानिक ढंग से थे, वो बहुत तार्किक थे। वो जो है जब तक किसी चीज का प्रूव नहीं कर लेते थे तब तक मानते ही नहीं थे। जैसे सिकंदर था, सिकंदर को बहुत ज्ञान था, वो ऐसे ही नहीं विश्व विजेता बन गया था, वो जो है उसको बहुत सारे नॉलेज था। ये अगर ज्योमेट्री के बारे में देखें तो उसको बहुत अच्छे नॉलेज थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी। देखिए एक जो है सफल योद्धा वही हो सकता है जो हर चीज के बारे में क्या हो, जानता हो। जैसे आप कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के जलवायु के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो जो सिकंदर था, देखिए सिकंदर ठंडे प्रदेश से आया था, लेकिन भारत में जो है थोड़ा गर्म प्रदेश है, और ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ गर्म प्रदेश था। उसको जो है पूर्ण नॉलेज था हर चीज के बारे में, भारत के बारे में भी उसको जो है पूर्ण नॉलेज था। तो एक योद्धा तभी जो है एक पूर्ण योद्धा हो सकता है जब उसको हर चीज के बारे में क्या हो, नॉलेज हो। तो देखिए ये इतिहास की बात है, इतिहास में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मैथ की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जियोमेट्री, जियो जियोमेट्री इसे बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति, ज्यामिति। हम लोग इसे बोलते हैं रेखा गणित, इसे क्या बोलते हैं, रेखा गणित। यहाँ देखिए जियोमेट्री एक यूनानी शब्द है, जियोमेट्री एक यूनानी शब्द है। जियो का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी होता है। और मेट्री, यहाँ देखिए मेट्री, मेट्रीन, यहाँ मेट्रीन का अर्थ होता है मापना, मापना होता है। इसका मतलब क्या होता है, मापना। इसका मतलब पृथ्वी की जो हम मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। देखिए जियोमेट्री का मैंने इतिहास बताया बहुत पुराना है, लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से, अगर तार्किक ढंग से देखा जाए तो इसे एक क्रमबद्ध जो है ढंग से अपने पुस्तक में कौन लिखा है, यूक्लिड ने लिखा है। इसके सभी ये जो व्यवहारिक रूप से यूज हो रहे थे उसको एक क्रमबद्ध में अपनी बुक एलिमेंट्स में, उनकी बुक थी
यूक्लिड की एक बुक थी एलिमेंट्स, उसको जो है उसमें 13 चैप्टर हैं, उसमें जो है इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। तो इसीलिए यूक्लिड को ज्योमेट्री का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक बोला जाता है। तो उसके बारे में नहीं हम लोग देखेंगे क्योंकि इतिहास वो फिर काफी लंबा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बारे में हम लोग ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम रेखा और कोण पढ़ेंगे, और इसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे और बहुभुज पढ़ेंगे। इतना चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं, रेखा और कोण देखने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर क्या देखेंगे हम लोग, लाइन एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल हिंदी में इसे बोलेंगे रेखाएं और कोण। रेखाएं एंड कोण। अब यहां देखिए दो बात आ रही, रेखा और कोण की बात हो रही। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद कोण के बारे में जानेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके देखेंगे। तो आइए पहले रेखा के बारे में देखते हैं। रेखा का निर्माण कैसे होता है, एक बिंदु से रेखा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट, बिंदु से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट। यहाँ देखिए, अगर इसके ये हम अपने मार्कर से यहाँ पे इसको बनाए, तो यहाँ पे एक गोले जैसे वृत्त, मतलब एक वृत्त जैसे यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा। ये देखिए पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, इसका मतलब त्रिज्या शून्य होती है। यहाँ देखिए ये पॉइंट हो गया जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। और दूसरा जो यूक्लिड ने कहा है, यूक्लिड अपने पुस्तक में कहा है कि जो है पॉइंट का कोई भाग नहीं होता, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। इसका मतलब यहाँ देखिए एक पॉइंट, एक मतलब ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, मतलब इस वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं होती, इसकी त्रिज्या शून्य होती है। और दूसरा जो यूक्लिड कहते हैं अपने पुस्तक में, वो ये कहते हैं कि पॉइंट मतलब बिंदु का कोई भाग नहीं होता। ये आप जो है आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए बहुत सारे बिंदु मिल करके एक जो है रेखा का निर्माण करते हैं। बहुत सारे बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए जितने भी चीज संसार में, जितनी भी चीज आपको दिखाई देती है, वो क्या होते हैं, वो जो है पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक बिंदु से मिलकर बना होता है। जैसे आपने अगर मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, या कोई भी और जो पर्दे पे दिखने वाला हो गया, वो क्या होता है, जो उसमें फिगर दिखते हैं वो पॉइंट से बना होता है, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये ऐसे जो है मिलकर बना होता है। जो जितना ये सघन ये बिंदु होता है उसमें उतना अच्छा फिगर, मतलब फिगर उसमें दिखता है। जैसे महंगी मोबाइल होता है तो ये जो है बहुत लाइनिंग बहुत ही संकीर्ण होती है और उसमें अच्छा फिगर दिखता है। तो जान लीजिए उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या हो गया, रेखा हो गया। ये क्या हो गया, ये रेखा, इसे हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अब आइए देखते हैं, ये रेखा का निर्माण तो हो गया। अब देखिए रेखा को जो है इस तरह से, इसका फिगर इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से दोनों तरफ एरो रहता है। इसका मतलब ये इस तरह से ऐसे चली जाती दोनों तरफ, इसे क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अगर यहाँ पे इसका हम नाम दे ए और बी, तो इसको जो है कैसे दर्शाया जाएगा, इसे हम इस तरह से लिखेंगे ए बी। यहाँ देखिए ए बी, इसके ऊपर दोनों तरफ ऐसे निशान रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे इसे, लाइन, मतलब रेखा बोलेंगे इसे रेखा बोलेंगे। अगर यहाँ पे रेखा पे अगर यहाँ पे दो बिंदु हो, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी दो बिंदु हो, इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी को, ये जो स्मॉल ए बी है, इसे क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, रेखाखंड। यहाँ पे ए बी को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, रेखाखंड। देखिए इसके ऊपर इस तरह से निशान रहता है, इसके ऊपर इस तरह से रहेगा। अगर यहाँ देखिए इस तरह से, अगर यहाँ पे एक पॉइंट हो और यहाँ पे इस तरह से एरो हो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे। इसे क्या बोलेंगे, रे। इसे बोलेंगे हम लोग किरण। इसे क्या बोलेंगे, किरण। अगर यहाँ पे ए हो और यहाँ पे बी, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ए बी, इसको इस तरह से लिखेंगे,
ये क्या है? किरण। ये क्या है? किरण। तो ये हो गया कुछ रेखा के बारे में। आइए और देखते हैं। देखिए संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु या असंरेखी बिंदु, और लिख दीजिए यहाँ पे और असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए संरेखी बिंदु क्या होते हैं, असंरेखी बिंदु क्या होते हैं। यहां देखिए अगर तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? संरेखी बिंदु बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु है और ये एक रेखा पे पड़ते हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम बोलेंगे संरेखी बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु बोलेंगे इसे। अगर एक रेखा पे नहीं पड़ रहे हो, तीन बिंदु अगर एक रेखा पे नहीं पड़ रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? असंरेखी बिंदु। जैसे आप देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर इसको हम मिलाएं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। ये क्या हो गया? असंरेखी बिंदु हो गया। एक रेखा पे ये नहीं पड़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? असंरेखी बिंदु, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसे हम बोलेंगे असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु बोलेंगे। तो ये जो है संरेखी बिंदु हो गया, ये असंरेखी बिंदु हो गया। आइए देखते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा, रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? यहां देखिए इस तरह से अगर कोई रेखा बनी हो, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे जैसे यहाँ पे इसको मान ले ए बी सी डी, यहाँ देखिए ए बी और सी डी यहाँ पे क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। यहाँ पे जो बिंदु होगा इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। अब अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा जैसे मान लीजिए ये क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब यहाँ पे देखिए कभी भी किसी को जो है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसे क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसे हम क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखा। इसे हम क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। ध्यान देखिए ये, अब आइए रेखा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रेखा कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ देखिए कौन कौन सी रेखा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक कर्व रेखा, कर्व रेखा, और दूसरा सरल रेखा, सरल रेखा, तीसरा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए तीसरा, चौथा यहाँ पे ये देखिए समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा लिख लेते हैं।
समांतर रेखा। और पांचवा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसका फिगर किस तरह से बनता है। यहाँ देखिए कर्व, मतलब ये कर्व उत्तर है, इस तरह से बनता है। यहाँ देखिए ये कर्व उत्तर है, इस तरह से जो है ये रेखा होती है। सरल रेखा जानते हैं, ऐसी सरल रेखा है। और यहाँ देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, अभी आपने देखा प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और यहाँ पे समांतर रेखा, अभी आपने देखा ये क्या है, ये जो है समांतर रेखा है। ये क्या है, ये जो है समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब यहाँ इनके बीच की दूरी, जो यहाँ पे दूरी रहेगी, यहाँ पे चाहे चाहे जहां पे जाएंगे वहां पे अगर इसकी दूरी यहाँ पे नापेंगे तो ये दूरी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब एक दूसरे के ये जो है कभी नहीं काटेंगे। इसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे तिर्यक रेखा, अगर यहाँ देखिए दो समांतर रेखा है, अगर इसको कोई रेखा यहाँ पे काटती है, ये कोई रेखा यहाँ पे काटती है, तो इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो लंबा हो रहा है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।